हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा आपका रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स का एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर दोस्तों लेके आए हैं। ये जो प्रैक्टिस पेपर होगा आपका लेवल 1 यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए होगा दोस्तों। आपको इस वीडियो में पूरे के पूरे 150 प्रश्न मिलेंगे जो कि राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे दोस्तों। तो आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा। सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं लेवल 1 एग्जाम पैटर्न क्या है दोस्तों, क्लास 1 से 5 तक का। सब्जेक्ट्स हैं आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके 30, मार्क्स भी होंगे 30। लैंग्वेज 1 जिसमें से आप एक चुन सकते हैं, हिंदी, सिंधी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी एंड गुजराती। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके 30 और मार्क्स भी होंगे 30 दोस्तों। लैंग्वेज 2 है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी एंड गुजराती। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 30 होंगे, मार्क्स भी 30 होंगे। मैथमेटिक्स है अगला विषय, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, मार्क्स भी 30 होंगे दोस्तों। पांचवा विषय है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है, मार्क्स भी 30 हैं दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 हैं और टोटल मार्क्स आपके 150 होंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम होगा 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 150 मिनट आपको समय दिया जाएगा दोस्तों। तो आइए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों से शुरू करते हैं। चूंकि एक प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों, तो आप साथ के साथ अपने जवाब देते चलिएगा और अंत में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 150 में से कितने जवाब सही मिले। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले प्रश्न से शुरू करें। पहला, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो मुख्य स्थान है दोस्तों, याद रखिए बालक का। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के द्वारा बालक के शरीर में वृद्धि होती है दोस्तों, जबकि संवेगात्मक, संज्ञानात्मक एवं नैतिकता से बालक के मानसिक विकास में वृद्धि होती है। याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि स्कीजोइड वर्ग में किस वर्ग के बालक आते हैं। तो ये आते हैं दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बता दें दोस्तों, स्कीजोइड वर्ग के अंतर्गत शारीरिक रूप से अपंग बालकों को सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे प्रश्न है कि आनुवंशिकता की इकाई क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवंशिकता की इकाई है दोस्तों जीन, ऑप्शन बी। ठीक है, जीन की सहायता से आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है दोस्तों स्नायु मंडल, ऑप्शन बी। स्नायु मंडल का संबंध शारीरिक विकास के क्षेत्र से होता है दोस्तों, जबकि स्मृति, अभिप्रेरणा एवं समायोजन का संबंध मानसिक विकास के क्षेत्र से होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में खालिस्तान होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों एक्स एक्स गुणसूत्र। पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं और महिला में एक्स एक्स। याद रखिएगा। आगे है प्रश्न कि शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो वो है दोस्तों विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट प्रकार के बालकों के लिए होती है दोस्तों,
विशिष्ट बालकों के अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बालक होते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में अपने कार्य को कर पाने में सक्षम नहीं रहते हैं। ठीक है, आगे खालिस्तान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो ये माना जाता है दोस्तों विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। आगे है कि ब्रेल लिपि एवं टैप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो ये प्रयुक्त किए जा सकते हैं दोस्तों दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, ऑप्शन बी इसका जवाब है। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों ब्रेल लिपि का प्रतिपादन लुइस ब्रेली ने 1829 में किया था, याद रखिए। और ब्रेल लिपि में आपको बता दें 8 बिंदुओं पर आधारित ये पत्ती होती है दोस्तों। ये भी बार बार पूछा गया प्रश्न है। आगे प्रश्न देखिए कि अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। तो किस प्रकार करेंगे दोस्तों, ये करेंगे अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आंसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। तो गलतियां दोस्तों वो यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है, ऑप्शन सी इसका जवाब है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो दोस्तों उनमें जो है क्या होगा, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, कोई भी अंतर जो है दोस्तों उनकी बुद्धि पर नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, क्योंकि आर्थिक स्तर जो होता है बच्चे का वो किसी भी तरीके से बच्चे की बुद्धि बुद्धि को जो है बुद्धि लब्धांक को जो है प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब है। ठीक है, आगे है कि सीखने की तत्परता खालिस्तान की ओर संकेत करती है। तो ये संकेत करती है दोस्तों सीखने के सातत्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बालकों को पढ़ना चाहिए। तो ये पढ़ना चाहिए दोस्तों समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आगे मैस्लो के प्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। ये कहा जाता है दोस्तों आवश्यकता का सिद्धांत, ऑप्शन ए। आपको बता दें दोस्तों मैस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। मैस्लो ने अभिप्रेरणा के लिए 5 आवश्यकता स्तर बताए हैं, कौन कौन से, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मानुभूति। 5 जो है मैस्लो ने अभिप्रेरणा के स्तर बताए हैं, आवश्यकता के स्तर बताए हैं। ठीक है, आगे शैक्षिक अनुसंधान में किस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े उपयोग किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं दोस्तों
वर्णनात्मक सांख्यिकी विश्लेषण और अनुरेखण सांख्यिकी विश्लेषण, दोनों प्रकार के शैक्षिक अनुसंधान में सांख्यिकीय आंकड़े उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, दोनों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे कि सीखी हुई एक नई स्थिति में समस्या समाधान हेतु अपने पिछले ज्ञान का प्रयोग करते हुए प्रयोग कर पाने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसे कहेंगे हम दोस्तों अनुप्रयोग, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एक संतुलित व्यक्ति तो वह है जिसमें एक संतुलित व्यक्ति तो वह है जिसमें इद्म एवं परा एवं के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका जवाब है। ठीक है दोस्तों, आगे मैडम चाय खाती हैं वाक्य है। तो ये वाक्य जो है दोस्तों वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालयी शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु तो शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। ऑप्शन बी इसका जवाब है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए कि एक बालक अब पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत को। ऑप्शन ए बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न कि घोड़े की तस्वीर एक खालिस्तान है। तो घोड़े की तस्वीर जो है दोस्तों एक प्रतीकात्मक उद्दीपक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, और उद्दीपक होता क्या है दोस्तों ये भी देख लीजिए। मनोविज्ञान में इंद्रियों द्वारा अनुभूत किए जाने योग्य वातावरणीय कारकों को उद्दीपक कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये है आपका अपसारी चिंतन से संबंधित है। ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? ये है वस्तु स्थायित्व। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ये संकेत वस्तु स्थायित्व का है। आगे देखिए कि शिक्षण की प्रक्रिया में एक शिक्षक को हमेशा निम्न के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो ये कोशिश करनी चाहिए दोस्तों उचित प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक और प्रबलन देने की। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि शिक्षण की खेल विधि खालिस्तान की शिक्षा की स्कीम में जोर देती है।
तो ये है दोस्तों प्रकृतिवादी शिक्षण खेल विधि प्रकृतिवादी की शिक्षा की स्कीम में जोर देती है, ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे अब कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ये है दोस्तों वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, तीनों ही जो है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों कि गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं। तो ये कहते हैं दोस्तों प्रसव पूर्व काल, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है। तो ये होता है दोस्तों माता पिता पर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे दोस्तों आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न। अब हम आते हैं लैंग्वेज 1 इंग्लिश पर। जिसकी भी लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 इंग्लिश दोस्तों दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दे रखा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस एंड दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। पैसेज में दे रखा है दोस्तों, उससे में प्रश्नों के उत्तर बताने होंगे। एक बार पैसेज देख लेते हैं कि राजा राम मोहन रॉय इज कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडिया रेजिडेंसी फॉर द रिमार्केबल रिफॉर्म्स ही बोट अबाउट इन द 18th सेंचुरी इंडिया। तो दोस्तों आपका राजा राम मोहन राय के बारे में जो है ये पूरा का पूरा क्या दे रखा है, पैसेज दे रखा है। इससे संबंधित में प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। देख लीजिए पैराग्राफ। तो प्रश्न देखिए 31वां प्रश्न, राजा राम मोहन रॉय स्ट्रोंगली सपोर्टेड, जो राजा राम मोहन रॉय थे वो किसका समर्थन करते थे। तो ये करते थे दोस्तों ऑप्शन बी का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखिए द वर्ड एलिमिनेटिंग मोस्ट नियरली मीन्स। एलिमिनेटिंग का अर्थ किसके समीप है दोस्तों, इसका समानार्थी क्या होगा। एलिमिनेटिंग होता है दोस्तों किसी को बाहर निकालना, निषेध करना, और इसका नियरली मीन्स होगा इरेडिकेटिंग, ऑप्शन है। बार बार पूछा क्या प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए कि द वर्ड विच इज अ पॉजिटिव मीनिंग टू इंक्रेज्ड इज। इंक्रेज्ड का विलोम में बताना है दोस्तों। इंक्रेज्ड होता है किसी को प्रोत्साहित करना, और इसका विलोम जो होगा वो होगा डिसहर्टेंड, हतोत्साहित करना। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। जो पार्ट ऑफ स्पीच में बतानी दोस्तों, अगर जो सेंटेंस में दे रखा है उसमें जो अंडरलाइन वर्ड का रखा है उसकी सेंटेंस है, ही वाज ए स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्री यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्या वो कंजक्शन है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर फ्री का प्रयोग जो है दोस्तों वो एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, यानी विशेषण के रूप में हुआ है। विशेषण आपको पता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है। तो फ्री यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राजा राम मोहन रॉय व्यूड एजुकेशन। जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने शिक्षा को किस प्रकार से देखा। द वॉइस इन द अबोव सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज्ड इन। जो वॉइस ऊपर दे रखी दोस्तों वो चेंज की जा सकती है किस प्रकार से। तो ये की जा सकती है दोस्तों एजुकेशन वॉज व्यूड, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए पैसेज में दे रखा दोस्तों कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस।
तो पैसेज देखिए, योर बॉडी इज मेड अप ऑफ 60% वाटर एंड यू लूज द एसेंशियल फ्लूइड एवरी मिनट ऑफ एवरी डे एज ए यू ब्रीद डाइजेस्ट एंड होपफुली वर्क एप्स ए स्वेट। तो दोस्तों आपका पूरा का पूरा जो है ये पैसे दे रखा है, उससे संबंधित में प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, तो प्रश्न देखिए 36वां, द बेस्ट वे टू लूज वेट इज टू, वजन को कम करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपका ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, काफ़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में पानी पीना जो है इसका एक उपाय हो सकता है कम वजन करने का। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वैन वी आर डिहाइड्रेटेड वी थिंक वी, जब हमें पानी कमी होती दोस्तों, प्यास लगती, तो हम सोचते हैं क्या हुआ है? हम सोचते हैं कि हमें भोजन की ज़रूरत है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए कि द वर्ड इरिटेटेड मोस्ट क्लियरली मीन्स, इरिटेटेड का अर्थ जो है किसके समीप बहुत ज़्यादा? तो इरिटेटेड होता है दोस्तों चिड़चिड़ापन, नाराजगी, और इसका समानार्थी होगा अनोइड, ऑप्शन डी, ये भी होता है नाराजगी। आगे बढ़ते हैं, द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू असिस्टेंस इज, असिस्टेंस का अर्थ होता है दोस्तों मदद, सहारा, समर्थन, और इसका अपोजिट जो होगा दोस्तों यानी विलोम जो होगा वो होगा आपका रेजिस्टेंस, ऑप्शन ए। रेजिस्टेंस होता है दोस्तों प्रतिरोध, रुकावट, विरोध। ठीक है, आगे है योर बॉडी यूजेज वाटर फॉर फैट, आपकी जो शरीर है वो पानी का प्रयोग जो है फैट के लिए करती है। द वॉइस इन द बो सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज्ड इन, जो वॉइस है वो चेंज की जा सकती है किस प्रकार से? तो ये की जा सकती है दोस्तों वाटर इज यूज्ड फॉर फैट बाय योर बॉडी, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डायरेक्ट स्पीच में दे रखी दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच में बनानी है। सेंटेंस देखिए, राहुल सेज दैट अजहर लव्स क्रिकेट, इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी? इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगी दोस्तों? तो इनडायरेक्ट स्पीच जो बनेगी इसकी नरेशन दे रखी है दोस्तों, ये इसका जवाब होगा ऑप्शन डी कि राहुल सेज अजहर लव्स क्रिकेट, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, पैसिव शो में एक्टिव वॉइस बनानी थी यानी कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में बनानी थी दोस्तों, तो राहुल सेज दैट अजहर लव्स क्रिकेट ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखी है, और इसकी डायरेक्ट स्पीच जो होगी वो होगी राहुल सेज अजहर लव्स क्रिकेट। ठीक है, आगे देखिए कि एल्वियोलर कॉन्सोनेंट्स आर, एल्वियोलर कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं टी, डी, एस, जेड, एन, एल, छः होते हैं दोस्तों एल्वियोलर कॉन्सोनेंट्स। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा ऑल ऑफ दी बो। आगे बढ़ते हैं कि कॉन्स्टेंट साउंड्स आर, कॉन्स्टेंट साउंड कितनी होती हैं दोस्तों? तो ये होती हैं 24, ऑप्शन बी। आपको बता दें दोस्तों टोटल जो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्सोनेंट और वोवल कुल मिला के होते हैं 44, और जो वोवल होते हैं दोस्तों वो होते हैं 20। ठीक है, और कॉन्सोनेंट होते हैं 24, टोटल होते हैं दोस्तों 44 यानी कि 44। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कॉन्सोनेंट साउंड्स आर 24, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे फोनेटिक सिंबल्स आर, जो फोनेटिक चिन्ह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं दोस्तों 44।
टोटल जो सिंबल्स होते हैं 44 आपको बताया था दोस्तों, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं कि समवन हैज़ लीड द फायर, कि किसी ने आग लगा दी। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगी दोस्तों? तो ये बनेगी द फायर हैज़ बीन लिट बाय समवन, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। तो देखिए कि आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग, जो आइकॉनिक तरीका है अधिगम करने का वह किस प्रणाली पर आधारित होता है, क्या ये प्रयोग करके आधारित होता है? ये होता है दोस्तों इमेजेस एंड डायग्राम्स, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। कि चित्रों और प्रतीकों को प्रयोग करके बच्चों को अधिगम करवाया जाए, जिससे उनका जो ज्ञान है वो मूर्त रूप से तैयार हो जाए, इसलिए जो है इमेजेस एंड डायग्राम्स का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि while reading for comprehension we understand that some pairs are examples of homograph, which one of the following is a homograph। पढ़ते समय कंप्रिहेंशन को हम समझ पाते हैं कि जो होमोग्राफ के जोड़े हैं वो उदाहरणों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इनमें से कौन सा एक होमोग्राफ है? तो दोस्तों होमोग्राफ वे शब्द होते हैं जो देखने में तो यानी जिनकी स्पेलिंग वगैरह सेम हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों। तो इसमें होमोग्राफ जो होंगे दोस्तों वो होंगे लेड, LEAD मेटल होता है दोस्तों, LEAD गिव डायरेक्शन भी होता है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए ये साइट वर्ड इज ए वोकैबुलरी आइटम। साइट वर्ड जो होता है दोस्तों एक भाषाई संप्रेषणीय पदार्थ होता है, जो होता है दैट द रीडर रिकॉग्नाइजेज, जो कि जो पढ़ रहा है वो पहचान जाता है, एंड फाइंड्स और ढूंढता है, मीनिंगफुल ऑन साइट विदाउट ए कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस, बिना किसी वर्णित अध्ययन के वह इस अर्थ को ढूंढ लेता है, उसे कहते हैं साइट वर्ड। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे भी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल। इनमें से कौन सा तरीका जो है वो सुझाव देता है व्याकरण सीखने का प्राथमिक स्तर पर? तो किस तरीके का प्रयोग करें दोस्तों प्राथमिक स्तर पर? तो ये करना चाहिए दोस्तों इंडक्टिव मेथड का, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए कि फ्लोर एंड हेज रिगार्डेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स एज प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल। फ्लोर एंड हेज का संबंध है इनमें से किस क्षमता से प्रॉब्लम क्रिएटिंग समस्या निर्मिति और समस्या समाधान के लिए। तो कौन सा जो क्षमता होती है दोस्तों ऐसी, ये होती है दोस्तों राइटिंग की, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यू फाइंड आउट द फंक्शन वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग। फंक्शन में वर्ड हमें चुनना है दोस्तों निम्न में से। ऑप्शन आपके हैंडसम, सीजिंग एंड चैंपियन। दोस्तों सबसे पहले आप देख लीजिए फंक्शन वर्ड होते क्या हैं। इंग्लिश ग्रामर में ऐसे शब्द जो वाक्यांशों में अन्य शब्दों के बीच रिलेशनशिप दर्शाते हैं उन्हें फंक्शन वर्ड कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें फंक्शन वर्ड जो है वो है एंड, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू। रिव्यू से आपका क्या तात्पर्य है? रिव्यू होता है दोस्तों क्रिटिकल
इवेल्युएशन ऑप्शन है, यानी कि सूक्ष्म मूल्यांकन। आगे है कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड, तो कंटेंट वर्ड्स होते हैं दोस्तों लेक्सिकल वर्ड्स, यानी कि शाब्दिक शब्द, जिसे कहा जाता है ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे क्लोज मीन्स, क्लोज का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ दोस्तों मिसिंग पार्ट, यानी कि जो गुम हुआ शब्द है उसे कहते हैं क्लोज, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज, अंतिम जो स्तर होता है लिखने का वो कौन सा होता है? वो होता है दोस्तों एडवांस राइटिंग। एडवांस राइटिंग जो होता है वो लास्ट स्टेज होता है राइटिंग का, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है कि द प्रोसीजर ऑफ अल्फाबेटिक मेथड इज, अल्फाबेटिक मेथड का प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों? तो इसमें सबसे पहले लेटर्स आता है दोस्तों, वर्ड्स, उसके बाद फ्रेजेस वाक्यांश, उसके बाद वाक्य, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। यानी कि पहले सबसे पहले हम लेटर्स देखते हैं, पद देखते हैं, वर्ड्स देखते हैं, शब्द देखते हैं, फ्रेजेस वाक्यांश देखते हैं, और उसके बाद बनता है वाक्य। ठीक है, आगे यू आस्क व्हाट हैज़ माई गवर्नमेंट डन फॉर यू, आई कैन आंसर इन 2 words एलोट, द क्वेश्चन पुट अप हियर इज, जो ऊपर प्रश्न किया गया है वो किस प्रकार का है? तो दोस्तों ये है एक रियोट्रिकल प्रकार का, ऑप्शन सी। रियोट्रिकल होता है दोस्तों भाषागत या अलंकारिक प्रश्न। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आगे है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005, इंग्लिश इज ए ब्लैंक लैंग्वेज इन इंडिया। एनसीएफ 2005 के पाठ्यक्रम के अनुसार जो इंग्लिश है वो भारत में कैसी मानी गई है? क्या वो फर्स्ट लैंग्वेज है, ग्लोबल है, सेकंड या फॉरेन है? तो दोस्तों ये मानी गई है सेकंड लैंग्वेज, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे है कि रीड द एक्सचेंज, टीचर शैल वी गो आउट टू द गार्डन एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दोज फ्लोर्स नियर द कॉरिडोर। स्टूडेंट पूछता है यस यस या टीचर यस मैम प्लीज, हेयर द टीचर क्या करना चाह रहा है यहाँ पर? टीचर जो है यहाँ पर जो अध्यापक है दोस्तों वो रिलेटिव लैंग्वेज फंक्शन विद पोलाइटनेस, वो विनम्रता से जो है जो व्याकरण की भाषा है उसके कार्यात्मक पहलू हैं उनको संबंधित कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग द सेकंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट, किनमें से कौन सी अधिगम क्षमता जो है वो सहायता करती है सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट, बिना किसी भौतिक सामग्री के? तो ये प्रयोग किया जाता है लैंग्वेज इमर्जन, ऑप्शन डी। लैंग्वेज इमर्जन की सहायता ली जाती है भाषा को सीखने के लिए, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। तो ये थे आपके इंग्लिश के प्रश्न दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों सभी के सभी। आगे है लैंग्वेज 2 यानी कि हिंदी, जिसकी भी लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 हिंदी दोस्तों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करें। दे रखा है नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए।
तो अनुच्छेद है दोस्तों, राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविता सुनी और सुनाई जाएं, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्याप्त सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रस बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लेंगे। ये दोस्तों आपका पूरा का पूरा जो है ये अनुच्छेद दे रखा है। इसे समझ में प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो 61वां प्रश्न देखिए इस पैराग्राफ से संबंधित। गीत कविता बच्चों के जीवन में रस बस जाएं, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे जो है माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। ऑप्शन डी इसका जवाब है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए कि शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है। तो ये देखती है दोस्तों बाधक के रूप में, ऑप्शन सी। आगे है कि कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है। तो ये है दोस्तों सकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी। सकर्मक क्रिया बहुत ही दोस्तों जिसको कर्म की आवश्यकता होती है, जिसमें कर्म होता है उसे कर्मक कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। आगे देखिए प्रश्न कि सांस्कृतिक में प्रत्यय है। प्रत्यय वे होते हैं दोस्तों जो किसी भी शब्दांश के पीछे लगते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। और सांस्कृतिक में प्रत्यय जो है दोस्तों वो है इक, ऑप्शन है। ठीक है, आगे मंजूर का समानार्थी शब्द है, ये है दोस्तों स्वीकार, ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं कि नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। दोस्तों कविता में दे रखी होगी, उससे संबंधित हमें प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो कविता देखिए, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है निश्चित किस जगह पर सरित गिरी गुहार मिलेंगे, है निश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तूने ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बहुत ही सुंदर कविता है दोस्तों। उससे संबंधित प्रश्न देखिए कि कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं। तो ये हैं दोस्तों सुख और दुख के, ऑप्शन है। आगे देखिए कि कविता की पंक्तियों में कवि को व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। तो ये दे रहा है दोस्तों गहर स्थिति में आगे बढ़ने की, ऑप्शन बी। आगे देखिए दोस्तों कि इस जीवन यात्रा में दोस्तों कुछ भी निश्चित नहीं है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों प्रवाह है, ऑप्शन बी। ठीक है, अन्य तीन शब्द जो है नंद, तटिनी, जयमाला और सरित के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, प्रवाह नहीं है दोस्तों। आगे है कि अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। प्रत्यय वे होते हैं दोस्तों जो शब्दांश के पीछे लगते हैं। तो अनिश्चित शब्द में प्रत्यय है दोस्तों ता, ऑप्शन बी। अनिश्चित ता हो सकता है दोस्तों, ता प्रत्यय लग सकता है। आगे है
कि बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं, तो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी। आगे प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे, तो वे देंगे हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों, ऑप्शन ए। आगे देखिए कि चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो ये है दोस्तों, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है दोस्तों बच्चों को व्यक्ति के अवसर देना, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है, यह है दोस्तों समाज का, ऑप्शन सी। आगे है प्रश्न कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए, तो रखना चाहिए दोस्तों विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया, तो ये जो है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यह है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है दोस्तों। आगे है कि भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है, तो ये दिया है दोस्तों समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, ऑप्शन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। आगे है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन करें, तो सही वर्तनी है दोस्तों परिणति, ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे हम, देखिए कि सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये हुआ दोस्तों सुलेख में, ऑप्शन डी। आगे है कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो ये लगा है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अति, ऑप्शन बी। अति प्लस अंत से बनता है दोस्तों अत्यंत, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है कि पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है, तो इसमें क्रिया है दोस्तों संयुक्त क्रिया, ऑप्शन ए। ठीक है,
संयुक्त क्रिया होती क्या है? जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं दोस्तों। जैसे सोने लगा, राम नदी में कूद पड़ा, पढ़ रहा था आदि संयुक्त क्रियाएं हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, वाक्य में कौन सा अव्यय है? यह है दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन सी। समुच्चय बोधक होता क्या है दोस्तों? शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं दोस्तों। जैसे पिताजी ने कहा कि मैं घर पर ही रहूंगा, यह समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, यह समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है दोस्तों। आगे है कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो ये है दोस्तों अधिकरण कारक में, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दूर के डोल सुहाने लगना का अर्थ है। तो इसका अर्थ है दोस्तों जो वस्तुएं दूर से अच्छी लगती हैं, ऑप्शन ए। आगे देखिए दोस्तों कि आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। तो क्या वो सरल वाक्य है, उपवाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है? तो दोस्तों ये एक क्या है? मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे है प्रश्न कि अब आपने बुलाया होता तो अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। यह दोस्तों संकेतवाचक, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द है। तो एक शब्द है दोस्तों उपत्यका, ऑप्शन डी। पर्वत की तलहटी को कहा जाता है उपत्यका, याद रखिएगा। और बेसिन जो होता है दोस्तों वो होता है द्रोणी क्षेत्र। घाटी जो होती है वो होती है दो पर्वतों के बीच का संकरा भाग। और द्रोण जो होता है, अर्जुन के गुरु का नाम द्रोण था, इसीलिए यहाँ पर दिया गया है दोस्तों ये। तो पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द है उपत्यका। तो ये थे दोस्तों आपके हिंदी के प्रश्न। अब हम आते हैं अगले विषय पर यानी गणित पर। तो देखिए 91वां प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन जो आप मिस मत कीजिए। आगे संख्या 37 को दो ऐसे भागों में विभाजित कीजिए कि एक भाग के 5 गुने और दूसरे भाग के 11 गुने का योग 227 हो। तो मान लेते हैं पहली भाग जो दोस्तों वो होगा आपका x, और दूसरा भाग जो होगा आपका वो होगा 37 माइनस एक्स। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 37 में दे रखा है कि संख्या 37 को दो ऐसे भागों में विभाजित कीजिए। 37 में संख्या विभाजित करनी है दोस्तों, तो दो संख्या मानेंगे हम x और 37 माइनस एक्स। तो मैं दे क्या रखा कि एक भाग के 5 गुने और दूसरे भाग के 11 गुने का योग 227 हमें ये दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x गुना 5 कर लेंगे, यानी एक पहली संख्या के 5 गुना, प्लस 37 माइनस एक दूसरी संख्या है हमारी, दूसरे भाग के 11 गुना, किसके बराबर है, 227 के बराबर है। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू जो हमारी आएगी दोस्तों वो आएगी आपकी 30। ठीक है, दूसरा भाग क्या होगा, 37 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 30 और 7 आपकी संख्या आ गई, ऑप्शन डी इसका आपका जवाब होगा दोस्तों। तो पहली संख्या होगी 30 और दूसरी संख्या होगी 7। ठीक है, आगे यदि ए बी सी के बीच रुपये 510 इस प्रकार विभाजित किए जाएं कि बी को जितना मिलता है
उसका 2/3 ए को मिलता है और सी को जितना मिलता है उसका 1/4 बी को मिलता है। तो रुपयों में उनका हिस्सा शेयर क्रमशः कितना होगा? तो मान लेते हैं हम दोस्तों, ए का जो हिस्सा होगा 2x/3 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है 2/3 भाग है। बी का हिस्सा मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, सी का हिस्सा मान लेते हैं 4x। ठीक है, तो सिंपल सा हमें तरीका लगाना है कि टोटल हमें दे रखा है 510। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे हम, बराबर किसके 510 के रख देंगे। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दोस्तों 900, और एक्स की वैल्यू में पुट करती जानी है। तो ए का मान होगा आपका 60, बी का मान होगा 90 और सी का मान होगा दोस्तों आपका 360। तो आपका जवाब क्या होगा? ऑप्शन 20 का जवाब होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान था। आगे 7, 8, 9, 2.35 गुना 99.9 का मान क्या होगा? दोस्तों गुना ही करनी है हमको सीधी सी, तो इसका जो जवाब होगा आपका वो होगा ऑप्शन सी, 7,88,445.765। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि यहाँ दिया गया ग्राफ एक समान गति से चलते हुए एक बस द्वारा अनुसरण किए गए रैखिक पथ को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए तथा उत्तर दीजिए। दोस्तों आपको ग्राफ देख लेते हैं, एक बार दिखा देते हैं। ग्राफ आपको दे रखा है तो प्रश्न देखिए हम इससे क्या बनेगा कि बस 15 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूरा करती है। तो ये करेगी दोस्तों 2.5 घंटे में। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है कि एक टी शर्ट की कीमत ₹55 है, 10 टी शर्टों का मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है दोस्तों, एक की दे रखी है 55, 10 की कितनी होगी? 55 गुना 10 तो 550। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे है गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो जो सत्य कथन नहीं है दोस्तों वो हमें चुनना है। तो ऑप्शन में ऑप्शन डी जो है सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा कि प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं। ऑप्शन डी। आपको बता दें दोस्तों, गणित में प्रतिचित्रण विकल्प सत्य नहीं है, क्योंकि प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग है। प्रतिचित्रण में तथ्य और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या कृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों चौपड़ से। ऑप्शन है, बार बार पूछा क्या प्रश्न है। ठीक है, आगे है कि गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं दोस्तों गणित? तो ये करते हैं दोस्तों आपका गणित के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करने में। बिल्कुल सही है। गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, ये भी सही है। गणित को आनंददायक बनाने में, ये भी सही है। और समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में, ये भी सही है दोस्तों। चारों जो हैं गणितीय खेल और पहेलियों में मदद करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। 1, 2, 3, 4 चारों ही सही हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं कि दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल समान हैं, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है? तो यह आलेख ग्राफ पेपर के प्रयोग से। ऑप्शन है, ठीक है, आगे है
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, ऑप्शन बी, ये जो है उद्देश्य नहीं होता है। आगे है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो है ऑप्शन सी की संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं कि ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो सबसे पहले आता है दोस्तों इसमें मानसिक चित्रण, उसके बाद विश्लेषण, औपचारिक निगमन और अंत में आता है अनौपचारिक निगमन। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये है दोस्तों, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। कौन कौन सी योजना बनाता है देख लीजिए एक बार। कि चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, आधे का चिन्ह लिखता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो हमें बताना कि शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा सही श्रेणी क्रम अनुसरण करना चाहिए? तो ये करना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले करना चाहिए बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करना। फिर करना चाहिए चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद करना चाहिए कहानियाँ शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। और अंत में करना चाहिए आधे का चिन्ह लिखता है, यानी कि सी ए डी बी इसका जवाब होगा। तो ऑप्शन डी इसका जवाब है दोस्तों, सही श्रेणी क्रम है ऑप्शन डी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए कि इनमें से सही क्या है? तो इनमें से सही जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, कि 1/2 जो है बड़ा है 1/6 से। आगे देखिए कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 और 36 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 14 और 26 होंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, शेषफल जो है हमें बताना है। 24 और 36 में संख्या दे रखी, तो शेषफल हम पहले ही घटा लेंगे। तो 24 माइनस 14 बराबर हो गया 10, 36 माइनस 26 हो गया हमारे पास 10। यानी कि संख्या 24 और 36 के लघुत्तम में संख्या 10 घटाने पर प्राप्त संख्या जो होगी निम्नलिखित होगी। कौन सी होगी? 24 और 36 का जब हम HCF लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 162। ठीक है, 72 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और जब हम 10 ये घटाएंगे, जो शेष बचा है वो घटा देंगे, तो कितना बचाएगा हमारे पास? 62 हो जाएगा। तो वो संख्या लघुत्तम संख्या कौन सी होगी? 62 होगी। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि जो हम
अंतर है वो आपको शेषफल जो दे रखा है उनका अंतर निकाल लीजिए कि इतना अंतर आ रहा है, आपका आएगा दोनों तरफ से 10। ठीक है, तो 10 घटाने पर यानी कि 24 और 36 का लघुत्तम निकालने के बाद आपको 10 घटा देना है, यानी कि 24 और 36 का लघुत्तम आएगा आपका 72, और उसमें से 10 घटा देंगे तो 62 हो जाएगा। तो लघुत्तम संख्या होगी आपकी 62। ठीक है, आगे आंकड़ों 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23 तथा 42 का परिसर है। तो परिसर वो होता है दोस्तों जिसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को घटाया जाता है, वो परिसर कहलाता है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आप देखेंगे वो है 42, और सबसे छोटी संख्या आप देखेंगे वो है 15। इनका जो घटाव होगा वो आपका जवाब होगा। 27 इसका जवाब है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका परिसर होगा। ठीक है, परिसर भी कहा जाता है दोस्तों, इसे परास भी कहा जाता है, दोनों याद रखिएगा। आगे ₹1000 पर 40% छूट और उसी पर क्रमानुसार 30% तथा 10% की छूट का अंतर कितना होगा। दोस्तों 1000 पर 40% छूट का मतलब होता है 400 रुपये, और 1000 पर 30% छूट का अर्थ होता है 300 रुपये। ये बात समझ में आ गई दोस्तों आपको। तो शेष कितना बचेगा आपका, शेष जो बचेगा इसमें 300 वाले में, तो ये बचेगा 1000 माइनस 300 यानी कि 700 रुपये। ठीक है, यानी कि आपकी 1000 रुपये पर 30% छूट देने के बाद जो शेष होगा वो 700 रुपये होगा। तो 700 रुपये पर 10% छूट कितनी होगी, तो ये होगी आपकी 700 गुना 10/100 यानी कि 70 रुपये। ठीक है, तो कुल छूट कितनी होगी, 300 होती है पहले तो, और फिर 70 और जुड़ गया तो 370 हो जाएगी आपकी कुल छूट। ठीक है, तो छूटों में अभिष्ट अंतर कितना होगा, एक तो आपकी 400 थी और एक थी 370, तो 400 में से 370 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 आपका बचेगा। तो कितना अंतर है, 30 है अंतर, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आसान सा था बिल्कुल। आगे कोई ऋण जो साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के पश्चात 848 रुपये देय है कि समान वार्षिक किस्तों द्वारा भुगतान के लिए कितनी धनराशि किस्त धनराशि निर्धारित होगी। तो निर्धारित होगी दोस्तों, इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है, हम आपको बता दे रहे हैं। जो किस्त निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है P गुना 100 बटा 100 गुना T प्लस इंटू T-1 प्लस T-2, और ये दोस्तों T-4 तक चलेंगे ऐसे ही, गुणा ब्रैकेट बंद गुणा आर। दोस्तों ये बटे में आएगा आपका पूरा का पूरा। आपको सीधे से मान पुट कर देने हैं 4 वर्ष तक, और आपको दर जो दे रखी है वो आपको पुट करनी है। अंत में जो है रेट को गुणा कर देना है, आपका जवाब आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो जवाब आएगा दोस्तों आपको मान पुट करने के बाद वो आएगा 200 रुपये। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका बताया दोस्तों, निकालने की कोशिश कीजिएगा। आगे एक n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक है। तो दोस्तों ये होगा आपका n-3, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे वर्ग के चारों अंतःकोणों का योग होता है। तो ये होता है दोस्तों, आप सबको पता है 360 डिग्री। ठीक है, आगे 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की शेष 2 भुजाएं हैं। तो परिमाप का अर्थ होता है दोस्तों तीनों भुजाओं का योग, यानी कि हम मान लेते हैं 2 भुजाएं मान लेते हैं एक्स और वाई, यानी एक्स प्लस वाई। एक भुजा दे रखी में 24 सेंटीमीटर, तो तीनों का जोड़ जो होगा आपके पास 60 होगा, यानी कि एक्स प्लस वाई जो होगा आपका बराबर होगा 36 के। आपके पास एक समीकरण 1 आ गया। ठीक है, तो हम ट्रायंगल खींच लेते हैं दोस्तों एक बार, ये आपकी ट्रायंगल हो गई। ठीक है, नाम देख लेते हैं MNP,
ये आपकी एक्स भुजा है, ये वाई भुजा है, ये समकोण हो गया। ये आपकी आधार जो दे रखा है 24 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो ट्रायंगल MNP में हम क्या देखते हैं कि जो वाई स्क्वेयर यानी कर्ण का स्क्वेयर बराबर होगा एक्स का स्क्वेयर प्लस आधार का स्क्वेयर के, यानी कि लंब का स्क्वेयर प्लस आधार का स्क्वेयर से। तो हमारे पास वहाँ से क्या समीकरण आ जाएगा, यानी कि वाई स्क्वेयर बराबर होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 24 स्क्वेयर के। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगी यहाँ पे। तो वहाँ से हमारे पास मान जो आ जाएगा वो आएगा वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर 576 बराबर है 576। ये हमारे पास आ गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर हमारे पास y का मान जो आएगा दोस्तों वो आएगा 26 और x का मान आएगा 10। तो आ गया जवाब दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा आपका 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर दो भुजाएं अन्य होंगी। ठीक है, आगे त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताइए। दोस्तों इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख लेते हैं कि कर्ण का स्क्वायर क्या बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। तो कर्ण का स्क्वायर इसमें 13 का स्क्वायर दे रखा है, आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर है, प्लस लंब का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 169 बराबर 169 हो गया दोस्तों। तो पाइथागोरस थ्योरम लगी तो इस प्रकार का त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज, ऑप्शन डी। ठीक है, बिल्कुल आसान था। आगे यदि एक्स के एक्स प्रतिशत का मान 36 हो तो एक्स का मान निकालिए। क्या दे रखा है हमें, एक्स का एक्स प्रतिशत का 36 हमें दे रखा है, यानी कि एक्स गुना एक्स बटा 100 बराबर है 36। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, 3600 के बराबर हो जाएगा। एक्स का मान यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा। तो एक्स किसके बराबर है, 60 के बराबर। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समीकरण ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर है 0 का एक मूल अल्फा हो तो दूसरा मूल क्या होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वेयर का गुणांक हमें दे रखा है दोस्तों, यानी कि अचर पद जो है वो ए है, यानी अल्फा है। अतः दूसरा मूल प्रथम मूल का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम क्या होगा इसका, 1/a होगा, यानी 1/अल्फा होगा। तो क्या ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी a/अल्फा दूसरा मूल होगा दोस्तों। ठीक है, अगला 1.11 0.01 0.101 0.001 0.11 का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों औसत निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, इन पांचों संख्याओं का जोड़ कर देना है, बटे 5 कर देना। पांचों संख्या का जोड़ आपका आएगा 1.332 बटा 5 कर देंगे तो हमारा पास औसत आ जाएगा 0.2664। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे है कि 234 को 3 व्यक्तियों ए बी और सी में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु गलती से 2/3 2/3/4 के अनुपात में बांट दिया गया। किसको सबसे अधिक और कितना लाभ हुआ। तो ए बी सी का सही अनुपात जो है दोस्तों, यानी कि 1/2 1/3 1/4। तो इसका फॉर्मूला यानी ए बी सी का इसका क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा 6:4:3। ठीक है, और ए बी सी का गलती से लिया गया अनुपात क्या है, 2:3:4। ठीक है, तो ए का लाभ कितना होगा हमारे पास, ए का लाभ जो होगा वो किसके बराबर होगा देख लेते हैं। ये होगा आपका 6/13 जो सही है अनुपात गुना 234, ये आपका सही है। ठीक है, और जो इक्वल बराबर होगा 2 इक्वल नहीं माइनस होगा दोस्तों ये, यानी कि 6/13 गुना 234 माइनस 2/9 जो गलत था वो हम घटा देते हैं गुना 234।
ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से जवाब आएगा इसका 56 रुपये। ठीक है, वैसे ही बी का लाभ याद कर लेंगे, यानी कि 4/13 गुना 234 माइनस 3/9 गुना 234। इसका लाभ जो हमारे पास आएगा दोस्तों वो आएगा -6 रुपये बी का। सी का लाभ इसी प्रकार से आएगा दोस्तों -50। तो अधिक अंतर कितना लाभ हुआ दोस्तों, किसका है, 56 रुपये वाले का है, तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ए 56 रुपये। ठीक है, आगे संभव त्रिभुज के अंदर दिए गए किसी बिंदु से इसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः √3 सेंटीमीटर और 2√3 सेंटीमीटर है। तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका परिमाप जो होगा आपका वो होगा आपका 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आसान था दोस्तों। आगे है कि दो वृत्तों के केंद्रों पर दो बराबर लंबाई की चापें क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री कोण बनाती हैं। तदनुसार उन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो θ1 है वो बराबर है 60 डिग्री के, तो इसमें रेडियन कितना होगा 60 डिग्री का, 1 होगा 1/3 रेडियन। ठीक है, θ2 जो है 75 डिग्री है, 75 डिग्री का रेडियन में मान होगा आपका 5π/12 रेडियन। ठीक है, सूत्र से हम क्या देखते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या के। कोण किसके बराबर होता है, चाप बटा त्रिज्या के, यानी θ1 बटा θ2 बराबर होगा R2/R1 के। ठीक है, तो R1/R2 बराबर जो होगी वो 5π/12 गुना 3π/, ठीक है, बराबर 5/4 के हो जाएगी। तो अनुपात कितना हुआ इसका, 5/4, तो 5:4 इसका अनुपात हो गया। ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, ये थे आपके गणित के प्रश्न। अब हम आते हैं दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों पर। देखिए 121वां प्रश्न, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती, निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में यह शिक्षार्थियों के सोचने और कारण देने के लिए कहती कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रकार के प्रश्न उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। तो ये किया जाएगा दोस्तों परिकल्पना का। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय खालिस्तान के अग्रलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो यह है दोस्तों सिवाय ऑप्शन बी के की वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। ऑप्शन बी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे कि महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों यह है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना। ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल सही बात है। यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाते हैं। ये भी सही बात है दोस्तों। यह बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती तो वे खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। ये भी सही बात है दोस्तों।
डी है, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है, ये बात गलत है दोस्तों। तो ए बी सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, ए बी और सी। आगे है कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, देखिए। तो परिवार एवं समुदाय भी हो सकते हैं, पाठ्य पुस्तकें व अन्य पुस्तकें भी हो सकती हैं, शिक्षक भी और कहानियाँ कविताएं, चारों हो सकती हैं। तो ऑप्शन इसका जवाब होगा ए बी सी तथा डी। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए कि कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? ताकि नमी को पूर्णतः हटाया जा सके। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकते हैं? तो क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों? तो ये हो सकते हैं पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, बिल्कुल सही बात होगी। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, ये भी बात हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है, ये बात गलत है दोस्तों। तो ए और बी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, केवल ए और बी। ठीक है, आगे देखिए कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? तो सबसे कम उपयुक्त कारण है दोस्तों, वो है ऑप्शन सी, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर आती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिए ऑप्शन बी। ठीक है, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है दोस्तों, वो होता है एलोक्शोर्निया डिस्क्लेना, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का पता लगाया, किसने पता लगाया था? ये पता लगाया था जो सर जॉर्ज एवरेस्ट ने। आगे है प्रश्न, क्या सा प्रांत दो धातुओं का मिश्रण है? ये दो धातुएं हैं। तो ये है तांबा और टीन, ऑप्शन है। ठीक है, आगे कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी हैं। तो ये है दोस्तों चील, बाज और गिद्ध, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें जो है शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के लिए
के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह खालिस्तान में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। तो दोस्तों ये करेगा विद्यार्थियों की मदद कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। ठीक है, आगे है कि ओखला हेडवर्क्स दिल्ली से निकाली गई गुड़गांव नहर अब यमुना लिंक परियोजना से राज्य के किन क्षेत्रों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों, तो ये होता है भरतपुर को, ऑप्शन बी। ठीक है, वैसे तो आपको बता दें ओखला हेडवर्क्स से निकाली गई गुड़गांव नहर मथुरा आगरा भरतपुर नूंह फरीदाबाद और पलवल को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराती है। आगे निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो यह घुमा सकता है दोस्तों उल्लू। ठीक है, उल्लू जो है दोस्तों वो अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक पीछे घुमा सकता है, याद रखिए। आगे है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। ये आधारित होती है दोस्तों 8 बिंदुओं पर, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे प्रश्न में सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। तो ये कहलाती है दोस्तों चंद्रशेखर सीमा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे है प्रश्न कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो ये है दोस्तों गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों के सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार का व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। तो सबसे बेहतर सुझाव जो हो सकता है दोस्तों वो हो सकता है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि रश्मि को यह कि सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं है का अनुपालन करे। तो अनुपालन किए जाने वाले चरण का सही क्रम कौन सा होगा दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वह आएगा आपका रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, यानी कि ऑप्शन दूसरा। उसके बाद आता है ब्लू प्रिंट तैयार करना, यानी का चौथा। उसके बाद आता है प्रश्न लिखना, यानी कि पहला। और प्रश्न पत्र का संपादन करना अंतिम चरण है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है अंत में आएगा। तो कौन कौन से हैं दोस्तों, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, इसका जवाब होगा दोस्तों। तो ऑप्शन कौन सा इसका जवाब है, ऑप्शन ए। ठीक है, ये सही अनुक्रम है। आगे बढ़ते हैं हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। तो कथन जो सही है दोस्तों वो है ऑप्शन ए कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है,
आगे यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे है प्रश्न दोस्तों कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है अक्टूबर से दिसंबर तक। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे कई रेलगाड़ी गांधी धाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत 4 किलोमीटर पर घंटा में लगभग कितनी है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं दोस्तों, चाल जो निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय होता है, तो समय निकाल लेते हैं। दूरी हमें दे रखी है, तो समय कितना होगा दोस्तों, तो कुल लगे समय होगा 47 घंटा 50 मिनट। ठीक है, तो 47 घंटा 50 मिनट समय है। दूरी हमारे पास 2649 है। चाल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, दूरी बटा समय, तो 2649 बटा 47.50, चाल जो होगी दोस्तों इसकी होगी 55.76 घंटा। तो ऑप्शन ए इसका लगभग 56 औसत चाल होगी दोस्तों 56 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे खिजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। देखिए यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है। यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं, ये बात गलत दोस्तों। तो ए बी और सी कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि, तो इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। ऑप्शन ए इसका जवाब है। ठीक है, आगे रीना आम पसंद करती है, वह उन्हें जाड़े के लिए सुरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यह है अचार और आम पापड़ बनाना। ऑप्शन है अचार और आम पापड़ बनाकर आम को जाड़ों के लिए सुरक्षित किया जा सकता है दोस्तों, सर्दियों के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। 150वां प्रश्न देखिए दोस्तों, कि केरल के निकटवर्ती राज्य हैं, तो यह है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो लीजिए दोस्तों, आपकी रीट लेवल 1 यानी कक्षा 1 से 5 तक का प्रैक्टिस पेपर होता है कंप्लीट। अगर आपको इन 150 प्रश्नों में से किसी प्रश्न में कोई समस्या आती है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक भी कमेंट का रिप्लाई मैं ना करूं ये हो नहीं सकता दोस्तों। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आपका हो। और उससे भी आगे अगर कोई समस्या है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जीमेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है दोस्तों, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और आर्ट्स नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।